नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज, जिसके अंदर अपन उस प्रश्नों को बात करते हैं जो बार बार या तो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं या इस बार एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने बहुत कुछ अभी तक साइंस के अंदर नहीं पढ़ा है तो इस सीरीज को आप अच्छे से कर लीजिएगा, आप बहुत अच्छे अंक आसानी से बना पाएंगे। आपको इसमें प्रश्न के साथ 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 में इसके आंसर भी बताए जाते हैं, ताकि आपको आंसर ढूंढने में और ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जो है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में। ब्लूप्रिंट के हिसाब से बात करें तो ये आपके 7 नंबर का चैप्टर है, और 7 नंबर कितना मायने रखता है हम अच्छे से जानते हैं। इस चैप्टर के अंदर से आपके एक नंबर का प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाएगा, एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और एक 4 नंबर का आपको प्रश्न पूछा जाएगा। बात करें 4 नंबर का जो प्रश्न है वो भी पार्ट के अंदर पूछा जाएगा। एक साथ 4 नंबर का प्रश्न तो आएगा, लेकिन उसमें 2-3 पार्ट देंगे। यानी 4 नंबर का प्रश्न कैसे बना होगा, एक आधा पार्ट 1 नंबर का, फिर 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का, ऐसा बना होगा। तो इस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए हम उसी हिसाब से क्वेश्चन को करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि हम इस चैप्टर के पूरे में से पूरे अंक कैसे निकाल पाए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा किस तरह से प्रश्न आए तो हमें कैसे आंसर लिखने हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है उसके बारे में। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, मानव में फुफ्फुस यानी फेफड़े किस तंत्र का भाग है। इन ह्यूमन द लंग्स आर ए पार्ट ऑफ विच सिस्टम। लंग्स हैं जो किस पार्ट के सिस्टम के पार्ट हैं। तो देखिएगा, पोषण के यानी न्यूट्रिशन के, उत्सर्जन के यानी एक्सट्रैक्शन के, श्वसन यानी रेस्पिरेशन या फिर परिसंचरण। तो कौन सा सिस्टम है, फुफ्फुस यानी जो फेफड़े होते हैं वो हमारे श्वसन में सहायता करते हैं, सांस लेने में यानी रेस्पिरेशन में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क यानी जो हम बात करते हैं यहाँ पे, किडनी इन द मैन इज पार्ट ऑफ द सिस्टम विच इज रिलेटेड टू। किडनी किस पार्ट से रिलेटेड है, पोषण यानी न्यूट्रिशन, उत्सर्जन यानी एक्सट्रैक्शन, श्वसन यानी रेस्पिरेशन या फिर परिसंचरण यानी सर्कुलेशन। तो कौन से क्या होते हैं, उत्सर्जन तंत्र के भाग होते हैं। वृक्क जो किडनी होती है उत्सर्जन तंत्र। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम है वो किस प्लांट में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जल का वहन, भोजन का वहन, एमिनो अम्ल का वहन या फिर ऑक्सीजन का वहन। यानी वो जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड का करता है, ठीक है, एमिनो एसिड का करता है या फिर ऑक्सीजन का। तो जल है तो याद रखना है, जैसे जाइलम होता है और जैसे ही जल होता है तो किसका करता है, जाइलम जल का परिवहन करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दिया हुआ है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। फ्लोएम हम बात करें तो फ्लोएम किससे होता है, ठीक है, फ्लोएम किससे होता है, भोजन से। किससे होता है फ्लोएम, यानी किससे, फ्लोएम किससे बनता है, फैट से, और फूड भी होता है फैट से। तो फ्लोएम किससे करता है, फूड से करता है, ठीक है। अगला है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इट इज नेसेसरी फॉर द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक के लिए कौन सा है नेसेसरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, या ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ही स्वपोषी के लिए आवश्यक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करते हैं, जल का ग्रहण करते हैं, क्लोरोफिल उनके उपस्थित होना चाहिए ताकि वो सूर्य के प्रकाश को अपना भोजन बना सके, और ठीक है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। तो ये सारी चीजों की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारा है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। ये किस क्रिया में होता है, यह क्रिया कहां पर होती है। ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ pyruvate is give carbon dioxide, water and energy. This is process is, ये कहां पर होता है, बात करें कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर हरित लवक यानी क्लोरोफिल या फिर केंद्रक यानी न्यूक्लियस। तो किसमें होता है, न्यूक्लियस के अंदर। किसमें होता है, न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक नंबर के बाद में बात करें तो 2 नंबर के प्रश्न भी पूछे जाएंगे इसमें। एक नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसके बाद 2 नंबर की। सबसे पहला मतलब प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है 2 नंबर के हिसाब से, वायवीय और अवायवीय श्वसन में 2 अंतर बताने हैं। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताने हैं। एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में आपको डिफरेंस बताने हैं। तो पहला है वायवीय श्वसन, कौन सा होता है, देखो ये ऑक्सीजन वायवीय नाम से ही है, तो वायु से यहां पर हमारा वायु का संबंध किससे है, ऑक्सीजन से। किससे है, ऑक्सीजन से। तो ये जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कह दो यार, ऑक्सीजन की उपस्थिति। दूसरा क्या है, इसमें क्या होता है, CO2
और जल के साथ ऊर्जा बनती है, CO2 के साथ जल और ऊर्जा बनती है। और इसमें क्या होता है, CO2 के साथ एथेनॉल बनता है, अंत में क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा। हमने जो डायग्राम वहां पर देखा है, आप वहां पर चैप्टर जाके देखिएगा, जहां पर हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर रखा है, वहां पर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है, यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट है, इसमें जो ऊर्जा बनती है वो अधिक ऊर्जा होती है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है उसमें अधिक ऊर्जा बनती है, जबकि ये क्या बनती है, कम ऊर्जा बनती है इसमें। आप ये भी लिख सकते हो ये उच्च श्रेणियों के जीवों में होता है। ठीक है, ठीक है, जबकि ये किस में होता है, निम्न श्रेणी के, मतलब लो कैटेगरी के में होता है, जबकि ये हाई कैटेगरी वाले जीवों में होता है। आ गया समझ में? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसमें CO2 जल और ऊर्जा बनती है, या CO2 और जल बनता है, ऊर्जा तो बनती है, CO2 और जल बनता है, जबकि इसमें CO2 और एथेनॉल बनता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ये क्या होता है, इसमें कम ऊर्जा, अधिक ऊर्जा बनती है, इसमें कम ऊर्जा बनती है। ये दोनों में बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है। नेक्स्ट है हमारा, मानव में अपवन यानी डायलिसिस क्रिया को समझाइए। डायलिसिस क्या होता है? देखो, डायलिसिस जो होता है उसमें क्या होता है, देखिएगा, डायलिसिस मतलब क्या होता है, हमारे रक्त को क्या करना, शुद्ध करना। ठीक है, रक्त को साफ करना, उसमें से जो इंप्योरिटीज होती है उसको अलग करना। जो हमारी किडनी काम करती है, वो किडनी हमारी इंसान की किसी की मान लो खराब हो जाती है, ठीक है, तो वहां पर उस सिस्टम को बाहर लगा के और उसको सही किया जाता है। वही प्रोसेस उसके शरीर से बाहर कृत्रिम रूप से किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डायलिसिस। देखो, अपॉन की क्रियाविधि, अब इसकी क्रियाविधि कैसे काम करता है, कृत्रिम रक्त यानी उसकी क्या लगा दिया जाता है, एक नकली किडनी लगा दी जाती है, बाहर होता है वो। ठीक है, ठीक है, आस्ते वाली नलिकाओं से युक्त होती है, जैसे हमारे अंदर होता है ना, उसी तरह नलिकाओं इसके अंदर लगी होती है। नलिकाएं अपॉन द्रव्य से भरी टंकी में लगी होती है, बस उसमें टंकी में लगी होती है, जहां पर इस द्रव्य का प्राशन दाब जैसे रुधिर जैसा होता है। जैसे इसका दाब भी कितना होता है, जितना हमारा रुधिर का प्रेशर होता है, रक्त का, ब्लड का प्रेशर होता है, उतना इसका प्रेशर भी होता है। लेकिन इसमें नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ नहीं होते हैं। रोगी के रुधिर को इन कलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं। अब जो रोगी है, जिसकी किडनी खराब हो चुकी है, उसके ब्लड को इस नलिकाओं, जो हमारी जो पाइप है, उसके अंदर से उसको डाल देते हैं, उससे प्रवेश कराते हैं। ठीक है, इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विरासन द्वारा अपॉन द्रव्य में आ जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अलग हो जाते हैं, मतलब रक्त से क्या हो जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ है। ठीक है, जो वो क्या हो जाते हैं, जो किडनी काम करती है उन पदार्थों को अलग करने की, वो यहाँ से अलग कर दिए जाते हैं। ठीक है, शुद्ध रक्त रुधिर, जो शुद्ध वापस ब्लड, प्योर ब्लड है, उसको वापस शरीर के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है, पंपित कर दिया जाता है। यह वर्ग के कार्य के समान ही होता है, जैसे किडनी कार्य करती है वो सेम ही कार्य ये करते हैं। लेकिन इसमें यह है कि ये क्या करते हैं, एक अंतर होता है कि इसमें कोई पुनर्अवशोषण नहीं होता है। वहां पर तो देखो, जो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन हुआ है, स्वच्छ हुआ है, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब आवश्यक तत्व रह गए तो वापस उसका अवशोषण कर लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पर अलग कर दिया तो वो फिल्टर हो गए, तो वो हो गए। तो अपन का यही होता है कि नकली किडनी बना देते हैं शरीर से बाहर, फिर उससे ब्लड को फिल्टर करके, और उससे जो क्या है, यूरिन को यानी मूत्र को वहां से अलग कर दिया जाता है। वैसे हम ब्लड से करते हैं, तो वो प्रोसेस यहाँ पर करके उससे वर्ज्य पदार्थों को अलग कर दिया जाता है, फिर वापस वो ब्लड शुद्ध करके और वापस शरीर में प्रवेशित करवा दिया जाता है। ये होता है अपवहन या डायलिसिस। अगला है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? देखो, स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं। ये इसके में क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके कारण ये इनका हरा कलर भी क्लोरोफिल के कारण होता है। और तीसरा है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, जो स्वपोषी होते हैं स्वयं प्रकाश, इसमें क्या होता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, थोड़ी होता है। विषम पोषी जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसमें थोड़ी होता है, कोई भी पशु पक्षी उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो उसका कलर भी हरा नहीं होगा। इसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इसमें कारण प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होता है। हमारे शरीर के अंदर होता है क्या प्रकाश संश्लेषण? बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमें स्वपोषी और विषम पोषी में अंतर लिखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उसमें क्या, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर बताइए। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम? तो देखिए, जाइलम की बात करें तो जाइलम में क्या होता है, जल और इसमें घुलनशील खनिज लवणों का क्या किया जाता है, वहन किया जाता है। हमने पहले ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ा था ना, जाइलम है वो किसका वहन करता है,
जल का और खनिज लवणों का वहन करता है। जबकि फ्लोएम होता है ये खाद्य पदार्थों का यानी भोजन का वहन करता है। ये किसका वहन करता है? भोजन का वहन करता है। जाइलम को वहन केवल ऊपर की ओर होता है, ऊपर नहीं है, ये ऊपर की ओर होता है। जाइलम का फ्लोएम केवल एक ही दिशा में ऊपर की ओर होता है, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, मतलब जड़ों से ग्रहण करते हैं और ऊपर तक ले जाता है, ठीक है। जबकि फ्लोएम जो है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ, दोनों ही दिशा में कार्य करता है। फ्लोएम है वो दोनों, क्योंकि भोजन जो है सूर्य के प्रकाश की किरणें भी कुछ अपना भोजन बनाती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, और कुछ जड़ें हैं वो न्यूट्रिशन लेती है, तो दोनों तरफ से ही होता है। इसके बाद में है जाइलम में वहन भौतिक बलों के द्वारा होता है। इसमें किसमें के द्वारा होता है? भौतिक बल होते हैं उसके द्वारा इसमें बल होता है। जबकि ये क्या होता है? वहन ऊर्जा द्वारा होता है। इसमें ऊर्जा का उपयोग करके उसका वहन करवाया जाता है, मतलब इसमें ऊर्जा खर्च होती है उसमें वहन कराने। तो ये जाइलम और फ्लोएम में आपको अंतर याद करना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम तथा कार्य लिखिए। नाम, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है और उसका कार्य क्या है? तो आपको पता है अमाशय में जैसे हमारा भोजन पहुंचता है तो सबसे पहले HCl अम्ल आता है। जठर ग्रंथि द्वारा जठर स्रावित किया जाता है, जिसमें कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल होता है, ठीक है। तो नाम हो गया इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl अम्ल कह दिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl अम्ल होता है। इसका कार्य क्या है? भोजन में हानिकारक ये जो एसिड बनता है हमारे पेट के अंदर, वो क्या है? हमारे भोजन के साथ अगर कोई हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह, जीवाणु वगैरह जो चले जाते हैं उनको नष्ट करता है। सबसे पहला काम तो ये उनको नष्ट करता है। दूसरा क्या है? कठोर ऊतकों को घोलना। अब क्या है उसके अंदर जो कठोर ऊतक हैं, अब हमारे जो ऐसे ऊतक हैं जो कठोर है, मतलब जल्दी से उसको कॉम्प्लेक्स से ब्रेक डाउन नहीं हो सकते सिंपल फॉर्म में, तो उसको ब्रेक डाउन करने में, तोड़ने में भी सहायक है। और दूसरा निष्क्रिय एंजाइम जो होते हैं, पेप्सिनोज को सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में बदलता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है, मतलब इसको एक्टिव करता है, ये भी काम इसका है। तो HCl अम्ल को आप ऐसे याद रख सकते हो, अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल HCl और इसके कार्य। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जो निबंधात्मक आपका 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये टुकड़ों में पूछा जाएगा, 1 2 1 या 1 1 और 2 नंबर में, ठीक है। ऐसा लिखा होगा 1 + 1 + 2 नंबर, तो मिलाकर कितना हो जाएगा? 4 नंबर। तो जैसे यहाँ दिया है, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, 1 नंबर का हो गया। अमाशय में पाचन एक तंत्र, एक और नंबर हो गया इसका। एक तो ये चित्र का हो गया, एक अमाशय में पाचन का हो गया। एक आपको पूछा है सुद्रांत यानी छोटी आंत के अंदर जो पाचन है उसकी क्रिया, इसके 2 नंबर हो गए, क्योंकि छोटी आंत में थोड़ा बड़ा होता है पाचन का प्रोसेस, तो इसके अंदर आपको 2 नंबर। इस तरह से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपको ये पता रहेगा कि हमें इस चैप्टर में किस तरह से क्या याद करना है, ताकि हम एग्जाम में ऐसा प्रश्न आने पर पूरे में से पूरे नंबर आसानी से निकाल पाए। देखिए, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका लेवल डायग्राम बनाना है, ठीक है। एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द स्टमच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको डाइजेशन और स्टमच के अंदर, दोनों के अंदर डाइजेशन सिस्टम को आपको बताना है। तो देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आमाशय की। सबसे पहले हम एक चित्र बना दिया है हमने। सबसे पहले ये रहा लेवल डायग्राम। सबसे पहले हमारा आता है जीवा, ठीक है। उसके बाद मुख, फिर ग्रसिका, फिर आता है डायाफ्राम इसके ऊपर, फिर आता है यहाँ पर क्या है ये अमाशय। अमाशय के बाद अंदर वाली ये छोटी आंत, बाहर वाली बड़ी आंत, ये हमारा है, ये जो भाग दिख रहा है ये है लीवर। लीवर के अंदर क्या है? पित्ताशय। ये पूरा भाग है लीवर या यकृत कह दो। ये परेशेषिका या अपेंडिक्स होता है, और यहाँ पर गुदा द्वार होता है। तो ये आपको डायग्राम आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके अंदर हम डिस्कस, प्रैक्टिस करने के बाद में आपको डायग्राम अच्छे से बना के देखना है कई बार, ताकि हम एग्जाम में आने पर आसानी से बना पाए। फिर हमें ये लिखना है अमाशय के अंदर पाचन। ये जो प्रोसेस है ना, ये मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताया। आप इसकी लैंग्वेज बना के लिखोगे, आपको ये इतना सा प्रोसेस याद करने में मुश्किल से आपको 1 या 2 मिनट लगेगा। मैंने इसी तरह से लिखा है। अब आपको इसकी भाषा बना के लिखनी है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। अब देखो, अमाशय में क्या होता है? सबसे पहले अमाशय पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग होता है, ठीक है। सबसे चौड़ा भाग होता है। इसके अंदर जैसे हमारे क्या होता है, ये जो ग्रसनी है इससे भोजन इसमें पहुंचता है। यहाँ पर एक वॉल लगा होता है जो भोजन को वापस जाने से रोकता है। ये बेसिक जानकारी। इसके बाद हम लिखेंगे इसमें क्या होती है? जठर ग्रंथि होती है जो जठर रस का स्त्राव करती है। जठर ग्रंथि जठर रस का स्त्राव करती है। इस जठर रस में 3 तरह के अलग अलग पदार्थ होते हैं। एक तो होता है HCl अम्ल, दूसरा होता है पेप्सिन एंजाइम, और तीसरा होता है श्लेष्मा। अब ये HCl अम्ल क्या करता है? भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देता है, जिससे वो बैक्टीरिया वगैरह उसके अंदर चले गए वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। दूसरा है पेप्सिन एंजाइम, क्या करता है? भोजन के अंदर हमारे प्रोटीन मौजूद होता है, उस प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। नाम पता है, एक्टिव यही तो करता है। HCl अम्ल तो इसको एक्टिव करता है। हमने पीछे पढ़ा है HCl अम्ल का कार्य क्या है? इसको एक्टिव करने का कार्य, ठीक है। और तीसरा है श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या काम करती है? अब जो ये भोजन माध्यम बन गया है अम्लीय, तो ये हमारी लेयर को, यहाँ पर जो भोजन का लेयर है ना, जहां मतलब सतह को नुकसान नहीं पहुंचाए, तो वहां साइड में श्लेष्मा लगी होती है, ताकि अम्लीय माध्यम जो भोजन का बन गया है वो हमारी क्या है?
आमाशय के लेयर को नुकसान नहीं पहुंचाए। ये 3 चीजें हमें लिखनी है। अम्ल से रक्षा करता है। क्या लिखना है? आमाशय होता है, देखो अब लिखेंगे कैसे, आमाशय पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग होता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगाता है? एक वॉल्व लगाता है जो भोजन को वापस जाने से रोकता है। इसके बाद में लिखना है आमाशय में एक जठर ग्रंथि पाई जाती है जो जठर रस का स्त्राव करती है। इसमें 3 तरह के पदार्थ होते हैं, HCl अम्ल, पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा। HCl अम्ल है वो भोजन को अम्लीय माध्यम में कर देता है। दूसरा पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और श्लेष्मा जो होती है वो भोजन को अम्लीय माध्यम से क्या करती है? रक्षा करती है। ये आप लिख देंगे, ठीक है। और छोटी आंत से बाद आमाशय के बाद में भोजन छोटी आंत में जाता है, ये इसका अंदर होगा। अब आपको छोटी आंत या क्षुद्रांत में बताना है, तो यहां पर आपको लिखना है क्षुद्रांत जो होता है, छोटी आंत होती है, वो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। आमाशय तो सबसे चौड़ा भाग होता है, ये सबसे लंबा भाग होता है, ठीक है। अब यहाँ आमाशय और छोटी आंत के बीच में भी एक वॉल लगा होता है। वॉल मतलब खोलना और बंद करना, जैसे अपन पानी का नल होता है ना, उसको खोलते हैं और बंद, वॉल लगा होता है, उसी तरह का होता है। अब इसके अंदर होता है यकृत, ये इसके अंदर आता है, यहाँ छोटी आंत से जुड़ा होता है यकृत। अब यकृत में क्या होता है? यकृत में होता है पित्ताशय जो पित्त रस का स्त्राव करता है। किसका? पित्ताशय पित्त रस का स्त्राव करता है। इसमें भी 3 तरह के पदार्थ होते हैं जो क्या काम करते हैं। पहला तो सबसे पहला ये काम है, भोजन को क्षारीय बनाता है। वो अम्लीय हुआ था, वापस क्या बना दिया इसने? क्षारीय बना दिया, ताकि अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना दे? उदासीन बना दे, आगे नुकसान नहीं पहुंचे। दूसरा भोजन को खंडित करना। खंडित करना मतलब जो उसके मुश्किल पार्ट या कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। आप ये समझ लो सरल अणुओं में तोड़ना, छोटे छोटे खंडों में, टुकड़ों में तोड़ने का काम भी यहाँ होता है। और वसा का इमल्सीकरण। वसा का इमल्सीकरण मतलब जो वसा वाला पार्ट होता है, वसा को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ठीक है। वसा क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है, उसके सरल अणुओं में तोड़ देना या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। ये काम किसका होता है? पित्तरस का। पित्तरस क्या करता है? 3 काम करता है। ये भोजन को क्षारीय बनाता है, भोजन को खंडित करता है, और वसा का इमल्सीकरण। इमल्सीकरण का मतलब होता है छोटे छोटे खंडों में या सरल अणुओं में तोड़ देना। नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर पाई जाती है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है? अग्नाशय ग्रंथि जो है इसके अंदर अग्नाशय रस पाया जाता है, ठीक है। इसमें 2 तरह के एंजाइम होते हैं, एक तो होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये ट्रिप्सिन जो होता है, ये ट्रिप्सिन एंजाइम भी प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? अब ऐसा नहीं है हमने यहाँ पर पढ़ा कि सर यहाँ पर प्रोटीन का पाचन हो गया, नहीं, यहाँ पर हमारे कुछ पार्ट का पाचन हो गया, अभी तक पूरा नहीं पचा है, तो यहाँ पर भी करता है। और दूसरा लाइपेज क्या करता है? ये जो इमल्सीकरण हुआ था इसको पचाने का काम करता है, वसा को पचाने का काम करता है, ठीक है। इसमें और आगे लिखना चाहिए तो इसके लास्ट पार्ट में क्या होता है? इसके अंदर जो एक आंतररस पाया जाता है, लास्ट पार्ट में इसके छोटी आंत के आंतररस पाया जाता है, जो क्या काम का जिसका काम क्या है? उसका भोजन का अवशोषण करना, ठीक है। जो पचित भोजन है उसका अवशोषण करना। अब जो भोजन पच गया है, ठीक है, इमल्सीकृत वसा का ग्लिसरॉल में चयन करना, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में चयन करना, तो ये काम उसके लास्ट में होता है। तो मेन पार्ट ये जो है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस तरह से आप याद करोगे तो ये सारा जो लैंग्वेज आप बना के लिखोगे याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो है मनुष्य में हृदय का नामांकित चित्र बनाकर इसको समझाना है, हृदय को। तो देखिएगा आपको पूरी संरचना इसमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। हृदय के आपको 4 ध्यान रखने हैं। ये 4 पार्ट है मेन। पहला होता है बायां अलिंद, बायां नीले, दायां अलिंद, दायां नीले, ठीक है। ये बात करते हैं। एक पेशी अंग है, मांसपेशियों का बना है, जो हमारे मुट्ठी के आकार का होता है, हमारे जो है मुट्ठी के आकार का होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करता है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को साथ में लाने और ले जाने का काम हृदय का होता है, ठीक है। और आपस में ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है उसको कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से आपस में मिलने से भी ये रोकता है, ठीक है। देखो हमारे शरीर के अंदर ब्लड है वो 2 तरह से चलता है, एक तो ऑक्सीजन के साथ और एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। एक तो हमारा हृदय क्या करता है? पूरे शरीर में भेजता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है वो पूरे शरीर में भेज दिया, अब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वापस लाने का काम भी यही करता है, ठीक है। हृदय के कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। हृदय के 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, ठीक है। अर्थात 4 कक्षीय होता है हृदय। कितना कक्षीय होता है? 4 कक्षीय होते हैं। मतलब इस पार्ट में बात करें तो ये 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। ऊपर वाले अलिंद और नीचे वाले निलय होते हैं। ये इधर वाला होता है बायां अलिंद, ये बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, ठीक है। इस तरह से ऐसा मनुष्य के शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त अलग अलग रहता है। इसमें हमेशा शुद्ध रक्त और अशुद्ध, शुद्ध का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन हो, और अशुद्ध का मतलब जिसमें क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड हो। मनुष्य के रुधिर परिसंचरण में रुधिर को हृदय में से 2 बार गुजरना पड़ता है। अब क्या है? एक चक्कर में हृदय 2 बार गुजरेगा, एक बार शुद्ध रक्त और एक बार अशुद्ध रक्त। पहले शुद्ध रक्त पूरे शरीर से हृदय से निकलेगा और शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाएगा, फिर वहां से काम होने के बाद में वो अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से हृदय में आएगा। तो एक चक्कर में हृदय में से 2 बार गुजरता है, इसलिए हम कहते हैं इसको द्विसंचरण कहते हैं।
ठीक है, ये है। नेक्स्ट इसमें देखें तो इसी के आगे और पार्ट करते हैं, तो बात करते हैं। तो फेफड़ों में से दोहरा परिसंचरण जिसको कहते हैं, दोहरा परिसंचरण का मतलब क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में हृदय में से 2 बार रक्त का गुजरना। अब ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। फिर देखो, सबसे पहले हमारा शुद्ध रक्त है, ठीक है। शुद्ध रक्त क्या करता है, शुद्ध रक्त हमारा किसमें आता है, बायां अलिंद, किसमें अंदर, बायां अलिंद के अंदर आया शुद्ध रक्त, ठीक है। शुद्ध रक्त है, ये क्या करेगा, ये यहां पर क्या करेगा, संकुचन होगा, इसका प्रेस होगा, तो ये रक्त किसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये वॉल हो जाएगा, यहाँ पर ये वॉल है, ये बंद हो जाएगा। जैसे ये पिचकेगा, आपस में दबेगा, तो ये रक्त यहां से होते हुए महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा। शुद्ध रक्त हमारे प्रत्येक कोशिका तक हमारे क्या है, रक्त पहुंचता है, क्योंकि रक्त के अंदर ऑक्सीजन भी होती है और भोजन भी होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उनको ले जाने का काम, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है। अब प्रत्येक कोशिका ने क्या कर दिया, वहां पे उस ऑक्सीजन को ले लिया, उस भोजन को ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा बना दी, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, जो ऑक्सीजन युक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया है, अब ये रक्त किस में आएगा, सीधा यहां से होते हुए यहां आएगा, किसमें, दाएं नीले में आएगा, दाएं अलिंद में आएगा, किसमें आएगा, दाएं अलिंद के अंदर है। यहां से ये बचेगा तो ये किसमें पहुंचेगा, दाएं नीले में। अब दाएं नीले संकुचित होगा तो कहां से पहुंचेगा, यहां से फुफ्फुस ध्वनि के द्वारा किसमें पहुंचेगा, फेफड़ों में, हमारे लंग्स में, फेफड़ों में पहुंचेगा। फेफड़े क्या करते हैं, फेफड़े वहां पर उसको ग्रहण करके और वहां पर क्या है, जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं और वहां से शुद्ध रक्त लेके वहां से आ जाते हैं। तो देखो, एक चक्कर पूरा हुआ तो पहले यहां से हृदय में से ही तो रक्त निकला था, यहां से आया, हृदय में एक बार गया, यहां से निकल के पूरे शरीर में गया, फिर दोबारा यहां से आया, इसके अंदर आया, फिर यहां से गया। तो एक चक्कर तब होगा ना जब फेफड़ों से निकल के वापस फेफड़ों तक जाएगा, तो हृदय 2 बार रक्त में, इसमें से रक्त है 2 बार हृदय में से गुजरेगा, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। यही बात हमने यहाँ लिखी है कि दोहरा परिसंचरण आपसे पूछे तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। ये जो बातें बताइए आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ये सारी बात ये लिखी है। देखो, फेफड़ों में से शुद्ध रक्त पुनः बाएं अलिंद में आता है, दूसरे चक्कर में शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक भेज दिया जाता है। शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रक्त जो है पुनः हृदय में दाएं अलिंद में आता है। इस प्रकार रुधिर हृदय में से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसी कारण इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। दोहरा परिसंचरण होने के कारण शरीर के ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाती है, इसलिए हमारे शरीर के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो उपलब्ध हो पाती है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपके सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला, मानव के उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। उत्सर्जन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना, तो सबसे पहले आप उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाएंगे। ये हमारा, ये 2 किडनी होगी, एक ये धमनी होगी, एक सिरा होगी, ठीक है। यहां से आते हैं तो ये क्या हो गया, मूत्राशय, ये क्या हो गया, मूत्र मार्ग, और ये होती है कौन सी, मूत्रवाहिनी। ये दोनों जो लाइनें जा रही है मूत्रवाहिनी है। ये डायग्राम है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा। इसके बाद हम लिखते हैं सबसे पहले उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में उपापचय क्रियाओं द्वारा, यानी पाचन की क्रियाओं द्वारा, ठीक है, उनके बाद में फलस्वरूप अनेक हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। उसके बाद में अनेक हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे हमारा जो पाचन होता है, पाचन के बाद में जब ऊर्जा बनती है तो बहुत सारे अपशिष्ट भी बनते हैं, ठीक है। उनको हमें शरीर से बाहर करना क्या होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क, यानी वृक्क का मतलब किडनी, ठीक है, 2 मूत्रवाहिनियां, ये एक इधर वाली, ठीक है, और एक ये वाली, 2 मूत्रवाहिनियां, एक मूत्राशय, ये रहा एक मूत्राशय, ठीक है, और एक मूत्रमार्ग, ये यहाँ से इसके आगे मूत्रमार्ग होता है, ठीक है। वृक्क से मूत्र बनने के बाद में यहां से वृक्क से क्या होता है, वो फिल्टर होता है, जो हमने पढ़ा था ना डायलिसिस, वो पूरा रक्त यहाँ से फिल्टर होता है, अपशिष्ट पदार्थों को यहाँ किडनी में फिल्टर होता है, ठीक है। मूत्र बनने के बाद में मूत्रवाहिनियों से, अब यहाँ से मूत्रवाहिनियों से होते हैं, मूत्राशय में आके इकट्ठा होता है, दोनों तरफ से इकट्ठा होता रहता है, 2 किडनियां होती है, दोनों तरफ से इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। यह तब तक एकत्रित रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकाल नहीं दिया जाता, ठीक है। यहाँ एकत्रित होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, फिर जो है जब शरीर से बाहर करना हो, जब तक बाहर नहीं करेंगे तब तक इसके अंदर इकट्ठा रहेगा, जब हमें बाहर करना हो तो मूत्र मार्ग से इसे बाहर किया जा सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, सबसे ज्यादा आपके उत्सर्जन इसमें से पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा, ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं पूछे जाएंगे, बाकी भी पूछे जाते हैं। अगला हमारा पर्सन है श्वसन किसे कहते हैं, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। श्वसन का मतलब क्या होता है, हमने जो भोजन किया है वो पच गया है, पचित भोजन का होता है ऑक्सीकरण। भोजन जो हमने लिया है, भोजन में हमें पता है क्या होता है, C6H12O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज।
ग्लूकोज के साथ क्या मिलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जुड़ना हमें क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यही हमने लिखा है पचित भोजन के ऑक्सीकरण से क्या क्या बनता है? जल बनता है, CO2 बनती है, जल और CO2, और साथ में क्या बनती है? ऊर्जा तो बनती है। भोजन किए ही किस लिए था? ऊर्जा बनती है। इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। पचित भोजन के ऑक्सीकरण से जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और साथ में ऊर्जा बनती है। इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। और श्वसन दो प्रकार का होता है, एक अवायवीय श्वसन और एक वायवीय श्वसन। यहां से इसके साथ में भी प्रश्न पूछा जा सकता है जोड़कर, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है। डायग्राम तो आपको बनाना ही है। ठीक है, श्वसन तंत्र का डायग्राम है, अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले नासा द्वार होती है, नाक से सांस लेते हैं। मुंह द्वार, मुंह से भी सांस ले सकते हैं। फिर ग्रसनी आता है, फिर हमारे कंठ आ जाता है। कंठ के बाद में ये क्या है? सांस नली। सांस नली आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है जिसे श्वसनी कहते हैं। श्वसनी आके जाके बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है जिसे श्वसनिकाएं कहते हैं। और श्वसनिकाओं का अंतिम सिरा जो होता है वो गुब्बारे जैसा होता है, इस तरह से, जिसको हम कुप्पिकाएं कहते हैं। और इस कुप्पिकाओं के अंदर ही क्या होती है? रक्त वाहिनियां आई हुई होती है जो शुद्ध रक्त को यहाँ से लेके जाती है और अशुद्ध रक्त को यहाँ पर छोड़ देती है। मतलब यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर छोड़ देती है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को भी आपको याद रखना है और डायग्राम को आपको अच्छे से तैयार करना ही है। वो पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वायवीय और अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र का एक और पार्ट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। वर्गाणु या नेफ्रॉन किसे कहते हैं? वर्गाणु की संरचना बनानी है और साथ में ही है इसके बी पार्ट में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, और आपको दिया व्हाट इज द नेफ्रॉन, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनानी, ये वाला डायग्राम आपको नहीं बताना है। ठीक है, मैं सिंपल सा आपको डायग्राम बताऊंगा, वो बनाना है। पहले इसको समझ लेते हैं, वर्गाणु या नेफ्रॉन होता क्या है। प्रत्येक वृक में असंख्यक सूक्ष्म नलिकाएं होती है। अब जो वृक है, किडनी की बात कर रहे हैं हम, किडनी में बहुत सारी ऐसी नलिकाएं पाई जाती है जिन्हें वर्गाणु या फिर नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक वृक के अंदर बहुत सारी ऐसे वर्गाणु, यानी अप्रोक्सीमेटली बात करें तो एक वृक के अंदर लगभग 10 लाख इस तरह से नलिकाएं पाई जाती है। वो 10 लाख में से हमारा जो रक्त है होकर गुजरता है और फिर वहां पर फिल्टर का काम होता है। ठीक है, नेफ्रॉन को उत्सर्जन की इकाई कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र की इकाई। अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है, नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की इकाई किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को या वर्गाणु को। एक नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यहां से बनता है, तो इस चीजों को अभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं, प्रत्येक वर्ग में लगभग 10 लाख वर्गाणु पाए जाते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर 10 लाख होती है। नेफ्रॉन के प्रारंभिक भाग को प्यालेनुमा जो संरचना के रूप में होता है। अब ये प्यालेनुमा जो संरचना यहाँ पर बनी हुई है इस तरह से, इसको हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं बोमन संपुट। क्या कहते हैं? बोमन संपुट। ठीक है, बोमन संपुट में रुधिर वाहिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। अब इसके अंदर ये क्या है? अलग बहुत सारी गुच्छाएं हैं इस तरह से, जो नसें होती है ना गुच्छे टाइप में, जैसे रस्सी को हम उलझा देते हैं तो उस तरह से, तो उस तरह की संरचना यहाँ बनी होती है जिसे हम ग्लोमेरुल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुल्स। नेफ्रॉन का शेष भाग एक नलिका के रूप में होता है जिसके 3 भाग होते हैं। अब बाकी जो बचा हुआ इसके भी 3 भाग है यहाँ पे। ठीक है, एक तो होता है समीपस्थ कुंडलित भाग, एक होता है हेनले का लूप, एक होता है दूरस्थ कुंडलित भाग। ठीक है, नेफ्रॉन दूरस्थ कुंडलित भाग के द्वारा संग्रहण यानी आगे मूत्र वाहिनी से बना होता है। अभी इसको डायग्राम से समझते हैं। आपको डायग्राम इस तरह से बनाना है, सिंपल सा। देखो हमने किस तरह से बनाया है, इस तरह से, और यहाँ पे आप इस तरह से बना दो। ठीक है, और इसको आगे से यहाँ से जोड़ दो। अब आगे बनाना है। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत घुमा के ऐसे और फिर ऐसे नीचे जाओ। ठीक है, और यहाँ से वापस ले जाओ। यहाँ पर क्या करना है? इसको थोड़ा सा पतला कर देना है, बस इस तरह से। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले ये भाग है, ये जो बाहर वाला घुमा हुआ भाग है ये ग्लोमेरुल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है, अंदर वाला भाग है तो बोमन संपुट हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या है? ये समीपस्थ जो क्या था ना, ये देखिए, यहां पर देखिएगा, ये रहा। सबसे पहले समीपस्थ कुंडलित भाग था। तो समीपस्थ कुंडलित भाग मतलब इसके पास वाला भाग। समीपस्थ कुंडलित भाग कौन सा? ये वाला समीपस्थ कुंडलित भाग, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर वाला भाग ग्लोमेरुल्स है और ये बाहर वाला बोमन संपुट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये समीपस्थ कुंडलित भाग हो गया। फिर यहां से आते हैं तो ये हेनले का लूप कहलाता है। ये वाला भाग क्या है? हेनले का लूप है। यहां से जो इसकी थिकनेस है वो चौड़ाई वो कम होगी, हेनले का लूप है। ये दूरस्थ क्या है? कुंडलित भाग है। ये समीपस्थ कुंडलित भाग है, ये दूरस्थ है, और ये समीपस्थ है, ये समीपस्थ कुंडलित भाग है। ठीक है, इसके बाद में जाकर ये मूत्रवाहिनी है उससे जुड़ जाती है। ठीक है, मूत्रवाहिनी से जुड़ी थी, तो यही भाग यहाँ पर लिखा है। अब आपसे पूछा जाए नेफ्रॉन की क्रियाविधि कैसे काम करती है, या फिर पूछे मूत्र निर्माण की विधि, तो भी आपको यही लिखना है। मूत्र निर्माण भी ऐसे ही होता है। देखो
रुधिर वर्क धमनियों के द्वारा वृक्क में पहुंचता है, रुधिर वर्क धमनियों द्वारा वृक्क में पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पर रुधिर दबाव के साथ ग्लोमेरुल्स में जाता है, यहाँ से ग्लोमेरुल्स के अंदर चला गया। रुधिर की उपस्थिति छोटे छोटे अणु जैसे ग्लूकोज हो गया, विटामिन, जल, लवण, यूरिया, यूरिक अम्ल तथा अमोनिया आदि छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। ये छनकर के इसके में चले जाते हैं, बोमन संपुट के अंदर चले गए। ठीक है, शरीर के आवश्यक ग्लूकोज वगैरह ये इसके अंदर पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, ये पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब डायलिसिस में हमने पढ़ा था ना, तो ये पुनः अवशोषण का काम नहीं होता है, बस ये होता है इसमें पुनः अवशोषण का काम नहीं होता है। इसमें जब बोमन संपुट में चलेंगे तो ये क्या करता है, इसमें शरीर में आवश्यक पदार्थ जैसे ग्लूकोज हो गया, विटामिन, लवण और ये जल, ये तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ये तो वापस वहां से क्या कर लिए जाते हैं, जो समीपस्थ कुंडलित भाग में पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये वाला भाग है ना, इसमें वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, तथा शेष जो भाग हैं अनावश्यक पदार्थ जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल, ये हमारे लिए क्या होते हैं, अपशिष्ट होते हैं। इनको क्या कर दिया जाता है, नेफ्रॉन की कोशिकाओं से सीधे स्रावित कर दिए जाते हैं, जो अनावश्यक पदार्थ जल व लवण के साथ मिलकर मूत्र का निर्माण करते हैं। अब ये जल और लवण के साथ मिलकर क्या कर बना दिया ना, मूत्र बना दिया। ठीक है, जिसे दूरस्थ कुंडलित भाग द्वारा संग्रह वाहिनी और संग्रह वाहिनी से इसको मूत्र वाहिनी, ये क्या है, यहाँ से दूरस्थ कुंडलित भाग में इसको भेज दिया गया है, और यहाँ से ये जो है समीपस्थ जो है संग्रह वाहिनी, और संग्रह वाहिनी से क्या भेज दिया जाता है, मूत्र वाहिनियों में इसको भेज दिया जाता है, और वहां से हमारा मूत्र निर्माण हो जाता है। इस तरह से मूत्र का निर्माण होता है। तो ये चीजें हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। डायग्राम हमें यही बनाना है, डायग्राम आप देखिएगा ध्यान से, आपको यही बनाना है। ये हेनले का लूप है, ध्यान रखिएगा, ये बोमन संपुट हो गया, यहाँ पर लिखना है समीपस्थ, बस इतना सा ध्यान रखना है, समीपस्थ कुंडलित भाग है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इतने भी कर लेते हैं तब भी इस चैप्टर में से पूरे नंबर निकालना बहुत आसान है। ठीक है, इनको आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा, ताकि हम एग्जाम में आने वाले इस तरह के प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और दूसरे चैप्टरों के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।